वेलकम दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देवनागरी लिपि के बारे में देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हमारा वीडियो एग्जाम के पर्पज से तैयार किया जाता है ताकि आप विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इसलिए हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है और पूरे विस्तार के साथ बताया गया है। भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि, अर्थात सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है, अर्थात भाषा के 3 प्रकार के भेद या रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। लिपि का अर्थ। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा 2 अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि के प्रकार। प्राचीन काल में जब लिपि का विकास हुआ था तब सबसे पहले देवनागरी लिपि का ही विकास हुआ था, उसके बाद अन्य लिपियों का विकास धीरे धीरे हुआ था। लिपि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चित्रलिपि, दूसरा अल्फाबेटिक लिपि, तीसरा अल्फासिलेबिक लिपि। पहला चित्रलिपि। पुराने जमाने में लोगों को लिखने का तरीका नहीं पता था, तो वे शब्दों को वस्तुओं व चित्रों के जरिए प्रकट करते थे। चित्रलिपि से पुराने जमाने में लोग आसानी से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते थे। उदाहरण के लिए जैसे भगवान में आराधना व्यक्त करने के लिए ओम का चिन्ह बनाया करते थे। जैसे 1 प्राचीन मिस्र लिपि, प्राचीन मिस्री भाषा। 2 कांजी लिपि, जापानी भाषा। 3 चीनी लिपि, चीनी भाषा। दूसरा अल्फाबेटिक लिपि। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें व्यंजन की बाद स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लेता है और एक नया शब्द बनाता है। जैसे 1 सिरिलिक लिपि, रूसी और सोवियत संघ की अन्य भाषाएं। 2 लैटिन लिपि, अंग्रेजी, जर्मन, फारसीसी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि भाषाएं। 3 अरबी लिपि, अरबी, कश्मीरी, फारसी, उर्दू इत्यादि भाषाएं। तीसरा अल्फासिलेबिक लिपि। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें अगर कोई व्यंजन न हो तो इसमें स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है। अगर इस प्रकार की लिपि की हर इकाई में एक या एक से अधिक व्यंजन होता है, जो ऐसे में इस लिपि में स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार की लिपि के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जैसे 1 देवनागरी लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी इत्यादि भाषाएं। 2 गुरमुखी लिपि, पंजाबी भाषा। 3 तमिल लिपि, तमिल भाषा। 4 गुजराती लिपि, गुजराती भाषा। 5 बंगाली लिपि, बांग्ला भाषा। 6 ब्राजी लिपि, कन्नड़, प्राचीन काल में संस्कृत और पाली लिपि इत्यादि भाषाएं। 7 कानो लिपि, जापानी भाषा। देवनागरी लिपि। लिपि का कार्य भावों का अंकन करना है। अपने कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी वो उतनी ही वैज्ञानिक व शक्ति संपन्न माना जाएगा। देवनागरी संसार की समस्त लिपियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट व वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि प्राचीन भारत की मुख्य भाषा है। इस भाषा का विकास लगभग 1000 से 1200 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। इस लिपि का विकास काशी देवनागरी में हुआ है, जिस वजह से इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया है। हमारे आसपास में हमें जितनी भी लिपि देखने व सुनने को मिलती है, उन सब का विकास इसी लिपि से ही माना जाता है। प्राचीन काल में आर्यों ने इस लिपि का इस्तेमाल किया था। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि के नामकरण का आधार। देवनागरी लिपि का नामकरण विवादित है।
देवनागरी अथवा नागरी के नामकरण के आधार के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार देवनागरी लिपि का नाम इस प्रकार है। पहला, ओझा जी के मतानुसार नागरी नाम कब से प्रसिद्धि में आया यह निश्चित नहीं, परंतु तांत्रिक काल में नगर नाम प्रचलित था। दूसरा, भास्करान ने एक आर का त्रिकोण रूप नागर लिपि में होना बताया है। शिव की मूर्ति केवल नागरी लिपि से बन सकती है, दूसरी लिपियों से नहीं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि देवनागरी के लिए नागर नाम प्रचलित था। तीसरा, देवनगर अर्थात कांची में प्रचार के कारण ये देवनागरी कहलाई। चौथा, प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। पांचवा, कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग नागर ब्राह्मणों ने किया, इस कारण ये लिपि नागरी कहलाई, किंतु इस मान्यता का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। छठवां, बौद्धों के आधार पर नाग लिपि शब्द से ही नागरी लिपि शब्द बना, किंतु इसके समर्थन में कोई तर्क नहीं मिलता। सातवां, प्रारंभ में नागरी लिपि का प्रयोग नगरों से ही होता था, इस कारण नगर की लिपि नागरी कहलाने लगी। यह मत तर्कसंगत तो है, किंतु प्रामाणिक नहीं। आठवां, कुछ विद्वानों के अनुसार देववाणी संस्कृत के आधार पर देवनागरी शब्द आया, किंतु इससे भी नागरी शब्द की सार्थकता स्पष्ट नहीं होती है। देवनागरी के अन्य नाम। देवनागरी को प्रायः नागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी तथा हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इन नामों के अतिरिक्त देवनागरी की एक विशेष शैली का नाम नंदी नागरी भी है। देवनागरी लिपि का विकास अथवा स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप अथवा पुरानी नागरी लिपि। पहला, नागरी का उद्भव 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच कुटिल लिपि से हुआ है, जिसके प्रमाण नागरी और दक्षिणी भारत में मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि देवनागरी जन्म के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैल गई थी। उत्तरी भारत में देवनागरी पर 10वीं शताब्दी और दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी के लेख उपलब्ध हैं। दूसरा, देवनागरी के प्राचीनतम लेख सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतिदुर्ग, तत्पश्चात राजा गोविंद राज द्वितीय, राजा गोविंद तृतीय, तदनंतर राजा ध्रुवराज अमोघवर्ष और शिलार वंशी सामंत पुल्यशक्ति के दान पत्रों में उपलब्ध है। तीसरा, गुजरात के गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट ने भी नागरी लिपि का प्रयोग किया था। चौथा, विजयनगर के राजाओं के दान पत्रों में भी इसका प्रयोग मिलता है। पांचवा, कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल प्रथम के दानपत्र में ये प्राप्त होती है। ओझा जी ने लिखा है कि इसमें 10वीं शताब्दी में कुटिल लिपि की भांति अ, आ, ध, प, म, य, श और स के सिर 2 अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु 11वीं शताब्दी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर लंबा हो गया। सातवां, 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती जुलती है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। आधुनिक स्वरूप अथवा आधुनिक नागरी लिपि। पहला, आधुनिक नागरी 10वीं शताब्दी की प्राचीन नागरी का ही विकसित रूप है। जिस प्रकार संस्कृत से हिंदी के विकास के मध्य भी गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि के 2 मुख्य सोपान हैं। दूसरा, नागरी का वर्तमान स्वरूप क्रमिक विकास का प्रतिफल है। यह अपने जन्म के साथ ही संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के अतिरिक्त आधुनिक मराठी आदि समृद्ध भाषाओं की संवाहिका रही है। देवनागरी लिपि की विशेषता। नागरी विश्व की सर्वाधिक पूर्ण और संतुलित लिपि है। इसे एक आदर्श लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, ये ध्वनि चिन्हों अथवा वर्णों से संपन्न है। दूसरा, इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन है। तीसरा, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण है। चौथा, ब्राह्मी की उत्तराधिकारिणी होने के कारण इसका समस्त आधुनिक भारतीय लिपियों से सामेय है। पांचवा, इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। छठवां, इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। सातवां, इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है। आठवां, ये लेखन एवं वाचन की दृष्टि से सरल है। इसका रूप नेत्र आकर्षक है। नववां, यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। 10वां, ये भारत की अंतर्देशीय लिपि है तथा अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनाए जाने के योग्य है। 11वां, देवनागरी पर किसी भी भाषा का एकाधिकार नहीं है। यह अन्य अनेका भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं की लिपि है। 12, यह अक्षरात्मक लिपि है और लिपि के अद्यतन विकास की अंतिम कड़ी है। 13,
इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है। 14 इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है। 15 ये ध्वन्यात्मक एवं लिप्यंतरण के अनुकूल है। 16 इसके वर्णों में रोमन वर्णों के समान छोटे बड़े वर्णों की उलझन नहीं है। 17 भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं जो केवल देवनागरी में ही लिखे जा सकते हैं, उदाहरण के लिए चित्रलिंकारों के पद्यबंध। 18 देवनागरी अंकों को लेकर अनेक चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं जो अन्य अंकों में संभव नहीं है। 19 यह वेदों की भाषा होने के कारण शास्त्र सम्मत है। देवनागरी लिपि की दोष अथवा अभाव। कोई भी लिपि सर्वथा निर्दोष नहीं होती। वैज्ञानिक होते हुए भी देवनागरी लिपि में कुछ परंपरागत दोष अथवा अभाव पाए जाते हैं। इस दिशा में पाए गए दोषों के निराकरण हेतु समय समय पर भाषा वैज्ञानिकों द्वारा सुधार के प्रयास किए गए हैं, तथापि कुछ ऐसे दोष अभी भी इस लिपि में विद्यमान हैं कि उन्हें सुधारने की अपेक्षा बनी हुई है। दोष अथवा अभाव। लेखन, मुद्रण और उच्चारण की दृष्टि से देवनागरी लिपि में कुछ कमियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, इसमें कुछ ध्वनि का उच्चारण समान रूप से कर देते हैं, जैसे क और क। दूसरा, देवनागरी लिपि के ध्वनि चिन्ह सर्वत्र स्पष्ट नहीं है, जैसे ख। खाना और रवाना में रवा शब्द ख की तरह दिखता है। इसी प्रकार शिरोरेखा न होने पर तथा लगाए जाने की स्थिति में ध और घ जैसे वर्ण अदला बदल कर पढ़े जाने की आशंका बनी रहती है। तीसरा, र ध्वनि के अनेक प्रयोग हैं, जैसे राशि, भ्रम, पृथक, कर्म, ट्रैक्टर आदि। चौथा, वैज्ञानिक लिपि में चिन्ह लेखन एक ही क्रम में आना चाहिए। इस दृष्टि से नागरी में कुछ कमियां हैं, जैसे उ, बड़ा उ, री की मात्रा नीचे तथा ए की मात्राएं ऊपर दी जाती है। पांचवा, देवनागरी में संयुक्त करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। कभी वर्णों का संयोग आमने सामने होता है तो कभी ऊपर नीचे, जैसे अक, अट आदि। छठवां, कुछ ध्वनियों का प्रयोग व्यवहार में नहीं है, फिर भी हम लकीर के फकीर बने हैं, जैसे री, लरी आदि। सातवां, अनुनासिक वर्ण में अग जैसे वर्णों का कार्य अनुस्वार से चल सकता है, अतः यह व्यर्थ है, जैसे गंगा। आठवां, संयुक्त वर्ण ज्ञ का उच्चारण ज्ञ हो गया है। दशवां, स, श, श, अण, न, ब, व के प्रयोग में भी कठिनाई होती है। दशवां, देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के रूप में होता है, अर्थात वर्णों के लेखन के समय ऊपर लकीर खींचना पड़ता है। इससे लेखक को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। 11, इस लिपि में लेखन के लिए बार बार हाथ उठाना पड़ता है, इससे ज्यादा श्रम करना पड़ता है तथा गति बाधित होती है। 12, देवनागरी लिपि बड़ी होने के कारण हिंदी का टाइपराइटर बनाना पड़ता है। संयुक्ताक्षरों की भी कठिनाई इस दृष्टि से विचारणीय है। इस प्रकार ये कुछ देवनागरी लिपि की कुछ कमियां अथवा दोष है। समस्या का समाधान। सुधार के प्रयास। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि में कई समस्याएं विद्यमान हैं, लेकिन इसमें विद्यमान ये दोष अति साधारण हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सरकारी प्रयास किए गए हैं। इस दिशा में पूर्व में किए गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर ने लिपि सुधार संबंधी अनेक प्रस्ताव दिए, परंतु ये व्यवहार में नहीं आ सके। व्यक्तिगत प्रयासों में प्रथम नाम गोविंद रानाडे का आता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से सुधारों का शुरुआत तिलक ने केसरी के माध्यम से 1904 से किया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न थी। 1. अनुस्वार तथा पंचमकार के बदले का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2. द्विविध अक्षरों में अ, झ, ध, भ, त्र को अपनाया जाए। 3. शिरोरेखा लगाई जाए। 4. किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन नहीं जोड़ना चाहिए। 5. केवल पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। 6. डॉक्टर गोरखनाथ ने हिंदी टाइप संख्या 700 से घटाकर 200 करने के लिए उ, री, ए, ओ की मात्राओं, अनुस्वार तथा अर्धचंद्र को कुछ दाहिनी और हटाकर लिखने का सुझाव दिया। 7. र के मेल से बने शब्दों में रेफ लगाने के बजाय हलंत का प्रयोग किया जाए। इसमें मुख्य रूप से 3 दृष्टियों में सुधार की अपेक्षा अभी भी बनी हुई है, जो निम्नलिखित है। पहला, यंत्रों की दृष्टि से टेलीप्रिंटर, मोस्कोड, प्रेस और टाइपराइटर आदि की दृष्टि से सुधार होना चाहिए। दूसरा, लेखन की दृष्टि से क्षिप्रलेखन में शिरोरेखा विशेष रूप से बाधक होती है।
इसलिए इसको हटाया जाना और हटाने पर आने वाली त्रुटियों का निराकरण आवश्यक है। तीसरा, वैज्ञानिकता की दृष्टि। ये लिपि अर्ध अक्षरात्मक है, अतः शब्दों में प्रत्येक ध्वनि पृथक पृथक अंकित नहीं हो पाती। धर्म शब्द की धर धातु और म प्रत्यय को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है, अतः नागरी लिपि को इन स्थानों पर वैज्ञानिक रूप प्रदान करना आवश्यक है। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवनागरी की वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से स्पष्ट व प्रामाणिक है। यह अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ लिपि है। इसमें थोड़ा परिवर्तन से हम अन्य भाषाओं का अंकन आसानी से कर सकते हैं। इसकी वर्ण व्यवस्था व उच्चारण पूर्ण रूप से व्याकरण सम्मत है। ये बात सत्य है कि देवनागरी लिपि में गुण की अपेक्षा दोष बहुत कम है। ये सर्वथा वैज्ञानिक लिपि है, परंतु आज के वैज्ञानिक युग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस प्रकार के सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं। ये सुधार व्यक्तिगत स्तर, संस्थागत स्तर एवं प्रशासनिक स्तर पर संभव है। अतः देवनागरी लिपि विश्व में सर्वश्रेष्ठ लिपि के रूप में सिद्ध होता है।